हेलो सभी को नमस्कार। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इसी मंथ में, उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे मार्क्स आप कवर कर पाएंगे अपने पेपर में। तो थोड़ा अच्छी तरह से मेहनत करिए और शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मैंने ये लगभग अभी यूनिट उठाई है, आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग वाली जो यूनिट है वो वाली यूनिट उठाई है, और लगभग इसमें से 100 क्वेश्चन लिए हैं और 100 क्वेश्चन हम यहाँ से टिक मार्क को कवर करेंगे, जिसमें से पक्का ही आपके क्वेश्चंस जितने भी इस यूनिट से आएंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं इस यूनिट से। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके पक्का इसी 100 क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो अच्छी तरह से करके जाओ, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा, दो परस्पर बंधे हुए परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को कहते हैं। सबको पता है, दो अगर बंध होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई बोलते हैं। अगला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का गुण बढ़ने से, अगर एस ऑर्बिटल का गुण बढ़ेगा तो आपको पता है जो बंध लंबाई है वो घटती है। जैसे अगर आप sp करेक्टर के ऊपर बात करते या sp2 के ऊपर बात करते या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करते, तो इनके अंदर जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घट जाती है, बंध लंबाई घट जाती है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। यौगिक द्वारा, आप भी पहले मेरे साथ करते जाइए, आपको भी पता चलेगा कि कौन सा आंसर आप सही दे पा रहे हैं। उसके बाद आप मेरा आंसर भी देखा करें। तो यौगिक द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करने से बंध की लंबाई हो जाती है। बताइए, यौगिक द्वारा अगर अनुनाद प्रदर्शित किया जाएगा तो उसकी बंध लंबाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए, आंसर क्या आएगा? कम हो जाएगी उसकी बंध लंबाई। ऑलवेज याद रखना भाई, उसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एक बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड के घटते हुए क्रम है। सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, ये है। तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है उनके, ये बॉन्ड लेंथ का घटता हुआ क्रम है भाई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ये जो दे रखे हैं आपको, इनकी बॉन्ड लेंथ किस तरह से घट रही होगी। तो सबसे एक बात याद रखिए, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई होगी, उसके बाद 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी लंबाई कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए ही हो जाएगा, ठीक है। अनुनाद के प्रभाव से बेंजीन में सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध लंबाई 1.54 के स्थान पर रह जाती है। वो क्या कह रहा है आपसे? अनुनाद के प्रभाव से बेंजीन, अगर अनुनाद मतलब रेजोनेंस अगर बेंजीन के अंदर हो रहा है और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है सीसी बॉन्ड लेंथ, वो 1.54 होती है, लेकिन जब उस पर रेजोनेंस होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है? तो एक बात तो क्लियर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी रेजोनेंस के बाद। तो ये तो नहीं हो सकता, और हम अभी इसको भी नहीं कह सकते। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप क्या कह रहे हैं? अनुनाद के प्रभाव से बेंजीन, मतलब पहले 1.54 थी, तो इतनी ज़्यादा तो कम नहीं होगी कि 1.22 हो जाए। तो आंसर कहाँ पहुँचेंगे हम? 1.39 एंगस्ट्रॉम पर। किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बंध को जोड़ने में ऊर्जा निकलती है। जो बंध को जो जोड़ते हैं, किसी बंध को जो जोड़ने में जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम? बताइए, बंध को जोड़ने में जो ऊर्जा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आबंध ऊर्जा, ठीक है। बंध को जो जोड़ने में जो ऊर्जा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? आबंध ऊर्जा कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, मेथेन CH4 में आबंध वियोजन के चारों ओर मानों का मध्यमान होता है, दैट इज 99.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। याद रखिए, मेथेन CH4 में आबंध वियोजन के चारों ओर मानों का चारों मानों का मतलब, जो हमारे पास अगर मैं 4 हाइड्रोजन अगर लगे हुए हैं, उन 4 हाइड्रोजन को तोड़ूं और उसके बाद मैं उसकी ऊर्जाओं का मध्यमान निकालूं तो 99.5 आ जाएगा। सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बोल रहा है कि मेथिन की औसत आबंध ऊर्जा ई का मान होता है, तो आप बोलेंगे 99.5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मेथेन अणु का आबंध वियोजन ऊर्जा से प्राप्त मध्यमान ऊर्जा को कहते हैं। बताइए, हमें अभी देखा औसत आबंध भी बोल रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी हो जाएगा। औसत आबंध ऊर्जा ई बराबर होती है, याद कर लीजिए, संभवन ऊर्जा अपन अणुओं में आबंध ऊर्जा के संख्या के बराबर होती है। पाउली के औसत आबंध ऊर्जा के मान का समीकरण होता है, ये भी याद रखना है भाई, ये भी याद रखना है, ए सिंगल बॉन्ड बी देन अंडर रूट ए सिंगल बॉन्ड ए इंटू ई बी डैश बी देन आर सी अपॉन आर नॉट। ठीक है, ये होती है इसके लिए औसत आबंध ऊर्जा पॉलिंग के अनुसार। वह कौन से अणु हैं जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं? वह कौन से अणु हैं जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं? अध्रुवीय मतलब पोलर नहीं होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो सारे के सारे जे वाले हैं जिनमें एक जैसे एटम्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अध्रुवी ही बनेगा। यदि बंध का एक सिरा धनावेशित एवं दूसरा सिरा ऋणावेशित हो तो कहलाता है, यानी कि सहसंयोजक बंध का आयनिक गुण कहलाता है। ठीक है, HF अणु में सहसंयोजक बंध का लक्षण HCl अणु में बंध की तुलना में होता है। HF अणु में सहसंयोजक बंध का लक्षण HCl अणु में बंध की तुलना में होता है। तो HF में सहसंयोजक जो गुण होता है वो अधिक होता है, किससे? HCl से। HCl से अधिक होता है HF में। उसके बाद है किसी सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में 2.1 का अंतर हो तो आबंध हो जाएगा। भाई 75% नहीं होगा, 100% भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 50% आंसर आएगा इसका। अब है अगला 16, आयनिक गुण की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है या सूत्र है हमारे पास। कितना आएगा सोचिए? तो 16xa माइनस XP, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, अगला क्वेश्चन है हमारा 17। द्विध्रुव आघूर्ण R ध्रुवण के कारण पृथक हुए वास्तविक आवेश Q तथा अंतरा नाभिकीय दूरी का होता है। गुणनफल होता है, ये हमने पढ़ा भी है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी, तो यही तो होता है। तो सिग्मा आबंध में अतिव्यापन होता है। सिग्मा आबंध में हमेशा सम्मुख होता है, पार्श्व नहीं होता, साइड वाइज नहीं होती, केवल हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व, अगर हम पाई बंध की बात करें तो पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? हमेशा नाविकों के बीच में होगा क्या, या नाविकों के बीच कम होगा या शून्य होगा? तो पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व हमेशा ऐसा मानते हैं कि वो शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारे पास निम्न में से HCl अणु में होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो HCl अणु की बात करूं भाई, तो HCl अणु में H दिखाता है भाई, H के अंदर S ऑर्बिटल होता है, Cl के अंदर P ऑर्बिटल, इन दोनों के बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स, तो Sp अतिव्यापन के थ्रू HCl अणु बनता है। निम्न में से किसमें PP अतिव्यापन होगा? बताइए। Cl2Br2, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि Cl के पास भी P ऑर्बिटल होगा और Br2 के पास भी होगा और F2 के पास भी होगा, इनके पास भी P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे होंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरे पास इनका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिग्मा बंध निर्धारित करता है। सिग्मा बंध क्या निर्धारित करता है? दिशा को भी करता है, अंतर्नाभिकीय दूरी को भी करता है। सल्फर डाइऑक्साइड में संकरण है, सल्फर डाइऑक्साइड में संकरण हमेशा sp2 होता है। पाई बंध निम्न प्रकार से बनता है। अच्छा, पाई बंध कैसे बनेगा? SS तो बनाता नहीं है, वैद्युत संयोजक नहीं है, आंसर PP ऑर्बिटल बनाते हैं। sp3 संकरण में बने नए कक्षकों की ऊर्जा, sp3 कक्षकों में बने नए कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है भाई? बराबर होती है हमेशा इनकी। नए ऑर्बिटल बनेंगे तो उनकी ऑर्बिटल ऊर्जा कैसी होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी संकरण में। इथाइलिन में किस प्रकार का? इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2,
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ, एक पाई, सिग्मा सिग्मा तो प्रत्येक कार्बन पर करेंगे तो 3 आता है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं आगे, निम्न में से किस अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। तो भाई HCl, HINS, HBr इनकी बात करें तो ये इतना नहीं बनाएंगे, लेकिन NH3 जरूर हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो एसिटिल में त्रिबंध बना होता है, तो जिसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं। किस अणु में sp3d2 संकरण पाया जाता है। तो हमेशा B में पाया जाता है sp3d2, यानी कि SF6 में। आप निकालना भी जानते होंगे, SF6 अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, S के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल मतलब बाहरी कोष में, वैलेंस शेल का मतलब बाहरी कोष में, और फ्लोरीन के भी 7 होते हैं, तो 6 फ्लोरीन है, तो 7 चुके भी कितना हो गया, 42, दैट इज 48। आप इसमें क्या करेंगे, जब सम हमारा 8 से ऊपर आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, तो 8 6 48, यानी कि 8 6 48, तो SF6 ही आ जाएगा भाई। ठीक है। और इनके अंदर निकालेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, sp3, इनके अंदर sp3d3। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे, इनके अंदर भी sp3 आता है, आप निकाल के देख लेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, SF6 आ जाएगा। ओके, देन अब आगे चलते हैं। देखिए भाई, SO3 2 आयन होता है। अगर SO3 2 आयन की बात करूं तो SO3 2 आयन कैसा होता है, बताइए भाई। SO3 2 आयन हमेशा चतुष्फलकीय होता है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। SO3 2 आयन के अंदर इसमें 6 होते हैं, और ऑक्सीजन का 6 है, तो 6 3 जब 18, और -2 आ रहा है तो उसको दो जोड़ देते हैं, जो माइनस आएगा उसको जोड़ देते हैं, प्लस आएगा तो घटा देते हैं। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट आ गया, कितना आ गया भाई, 20 और ये 26। तो अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24, बचे कितने हमारे पास, 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो sp3 आ गया है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का मतलब चतुष्फलकीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आगे, निम्न में से किसकी संरचना रेखिक है। निम्न में से किसकी संरचना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से आपको ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं, लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं, इनकी ट्रिक्स आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करना अगर आपको सीखना है तो। ओके, तो निम्न में से किसकी संरचना रेखी है। तो रेखी संरचना की बात करें तो इन सब के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर C2H2 है, तो इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसके अंदर भी। ठीक है, अच्छा नहीं है पूछ रहा है वो आपसे, तो CO2 के अंदर भी निकालेंगे तो 4 + 6 12, दैट इज 16, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी sp आ जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर भी sp होता है, इसके अंदर भी sp संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, लेकिन इसके अंदर कितना होता है, sp3। और जिनके अंदर sp संकरण होगा वो क्या रखते हैं, वो लीनियर यानी कि रेखीय संरचना रखते हैं। इसका मतलब है H2S में sp3 आ रहा है तो इसकी लीनियर नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिस के लिए इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आपको इनको और डीपली समझना है तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, H2S। निम्न में से कौन सा अणु sp3d संकरण से बना है। निम्न में से कौन सा अणु sp3d संकरण से बना है। देखो NH3 के अंदर sp3 होता है, BF3 के अंदर sp2 संकरण होता है, H2O के अंदर sp3 होता है, लेकिन PCl5 के अंदर निकालेंगे तो इसके अंदर PCl5 के अंदर sp3d आता है। तो अब sp3 संकरण में होता है ऑर्बिटल का 1/4 s गुण उपस्थित होता है। अगर s करेक्टर की बात करें तो 1/4 होता है। कैसे भाई, s और p कितने हैं, 3, टोटल करेंगे, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 में, तो दैट इज 25 आएगा।
तो 25 में 1/4 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा आंसर इसका? हमारे पास इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर भी नहीं हो तो कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आगे के लिए, और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और आपके हर एक जो यूनिट है, आपकी 8 यूनिट है, उन 8 यूनिट पर आपको लेके आएँ और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएँ। ठीक है जी। चलिए, अमोनिया अणु का आकार होता है, अमोनिया अणु का आकार होता है भाई कैसा होता है? पिरामिडीय। कैसा? पिरामिडीय, यानी कि पिरामिडल होता है। अष्टफलकीय ज्यामितीय अणु है, सबको पता है SF6 की होती है। sp3d संकरण होता है, ये भी सबको पता होना चाहिए, यानी कि ये आपका आएगा PCl5। IF5 में किस प्रकार का संकरण होता है? IF5 का आप निकाल लीजिए, ये होता है 7 और 7 पूरे 35, ये हो गया 42 डिवाइड बाई 8, 8 5 40, बचे 2 फिर 1, तो ये आ गया आपका sp3d2 संकरण। कितना आ गया? sp3d2 संकरण। सॉल्व करिए देखिएगा, sp3d2 संकरण आना चाहिए, आएगा मतलब। देखें, अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई हमारे पास? इसका तो आंसर sp3d2 संकरण आ गया। अब है भाई sp3d, हाँ 38 क्वेश्चन। sp3d संकरण से किस आकृति का अणु बनता है? अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय या रेखीय या समतलीय? तो क्या बनेगा? चतुष्फलकीय बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। निम्न में किस अणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? किस अणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? देखो, एकाकी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे यहाँ से आप। अगर मैं Cl2 अणु पे बात करूंगा तो Cl2 में संकरण नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। अब XeF2 के अंदर देखें, सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लीजिए। 8 इसके वैलेंस शेल में होता है और 7 फ्लोरीन के होता है, तो 7 दूनी 14 हो गए। 8 और 14 कितना हुआ? 22, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, बचे हमारे पास 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो sp ये हो गया मेरे पास 5। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मतलब वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। और अगर मैं इसके सराउंडिंग एटम्स की बात करूँगा कि चारों तरफ एटम, इसके चारों तरफ कितने एटम है? केवल फ्लोरीन के 2 हैं, तो 2 माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 3। तो लोन पेयर जो आते हैं वो ये नंबर जो होते हैं वो लोन पेयर होते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाला, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सम किया, और 8 से डिवाइड करने के बाद, और जो सम बचा उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब मेरे पास कितना आया? 5। ये मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इनके मैं क्या करूँगा? मैं F2 माइनस कर दूंगा, जितने F है मेरे पास चारों तरफ जो एटम्स हैं। अगर 3 होते 3 माइनस करता तो 2 आ गए, तो 5 - 2 यानी कि 3 अनपेयर्ड 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं। NH3 में देखेंगे तो 1 आएगा और CHCl3 में 0 आएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ इस तरह से आएगा। समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है XeF4 में Xe का संकरण निकालिए। निकाल दीजिए भाई। Xe के वैलेंस शेल में कितना? 8 प्लस 5, 7 चक 28, ये हो गया 36। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चक 32, बचे कितने? 4। 2 से करेगा 2, sp3d2 संकरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आगे। मूल अवस्था में, मतलब मेरे कहने का मतलब मूल अवस्था में 3d5 विन्यास का उचित क्रम है। मूल अवस्था में 3d5 विन्यास का उचित क्रम है, तो 3d5 विन्यास का उचित क्रम क्या होगा? बताइए। सिंपल, सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, दिस इज द राइट। उसके बाद जो कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब NH3 अणु में बंद कोण होता है। याद कर लीजिए भाई,
107 डिग्री का, और H2O में कितना होता है 104.5 डिग्री का। आगे आ सकता है H2O में कितने LP एंड BP होते हैं। LP मतलब लोन पेयर और BP मतलब बॉन्ड पेयर। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। आप इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट जो होते हैं वही हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। कैसे निकाले, हाइड्रोजन का एक है हाइड्रोजन तो दो होंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, प्लस इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो टोटल 8 आ गए। 8 में किससे डिवाइड करेंगे, 2 से 4। तो इसके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन काउंट है 4 है, मतलब इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर आपसे लोन पेयर निकालने के लिए बोले तो, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये हमारे टोटल है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला करके टोटल आया है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कितने आ गए 4। अब क्या कर देंगे, इसमें जो ऑक्सीजन के चारों तरफ जो एटम है वो 2 हैं तो 2 आ गए। तो इसके 4 के अंदर 2 तो लोन पेयर हैं और 2 ही क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आंसर दिख रहा होगा आपको। समझ में आया क्या आपको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो निकाल लीजिए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं जिन्हें। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हमारे पास कितने, 4। 2 इसके, भाई हाइड्रोजन तो 2 ही हैं तो 2 तो इसके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 ही लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि हम इसके हमारे सराउंडिंग एटम उनको माइनस कर देंगे, चारों तरफ के जो एटम्स है। अब अगला है H2O में बंद कोण। अभी मैं इसकी बात कर रहा था, कितना होता है बंद कोण इसके अंदर 104.5 डिग्री सेल्सियस। तो ClF3 में LP और BP की संख्या अगर हम देखें, ClF3 के अंदर LP और BP की संख्या निकालिए। पहले इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिए भाई। वैलेंस शेल में 7 होते हैं, इसके 7 21। ठीक है, वैलेंस शेल में इसके भी 7 होते हैं फ्लोरीन के ना, तो 7 21 हो गया, 28 आ गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, बचे कितने 4। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो बैलेंस आपको शेष वाले बचेगा ना उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 2। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। सराउंडिंग एटम कितने हैं 3। 3 को माइनस कर दीजिए, बताओ कितना आएगा, इसके अंदर 2 लोन पेयर आ गए। तो इसके अंदर लोन पेयर तो कितने हो गए 2, और 2 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो 2 लोन पेयर हैं और क्या है भाई 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो आंसर आ रहा है डी। आंसर कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई आगे है, निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है। तो सबको पता है कि BeCl2 होगा रेखीय संरचना वाला अणु। देखो CO2, NO2, SO2, और इनके अंदर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो आंसर क्या आएगा CO2। IF7 की रचना में कौन सा संकरण होता है। अब IF7 की रचना निकालेंगे, इसके संकरण निकालेंगे तो sp3d3 आता है। यदि किसी अणु की केंद्रीय परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं तो इसकी ज्यामिति आपेक्षिक है। अगर किसी केंद्रीय परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी पेयर हैं, तो क्या आएगा, बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 4, तो चतुष्फलकी आ जाएगी, चतुष्फलकी आ जाएगी आराम से। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए, जो कि पेपर में पूरा आए, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, जो हम चाहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SiCl4 अणु की ज्यामिति। SiCl4 अणु की ज्यामिति कितनी है दोस्तों, कितनी आएगी, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। वर्ग समतलीय आती है, वर्ग समतलीय आती है किसके अंदर, SiCl4 के अंदर। SiCl4 के अंदर निकालेंगे तो वर्ग समतलीय होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, चतुष्फलकीय भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये दोनों देखेंगे। ठीक है, अब और निम्न में से किसकी आकृति कोणीय है, किसकी आकृति कैसी है, कोणीय है भाई। अगर मैं बात करूं कि SO2 या CO2 या CCl4 या C2H4, देखो इनकी
लीनियर होती है, इनकी भी लीनियर होती है। CCl4 की टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय है। तो कौड़ी किसकी हो गई? SO2 की। तो आंसर क्या आएगा? SO2 आ जाएगा। ठीक है, देखें ClO2 माइनस में संकरण है। ClO2 माइनस में संकरण कितना होगा? ClO2 माइनस में संकरण होगा sp3। इसके अंदर संकरण आएगा sp3। इनमें से किस अणु में सर्वाधिक बंध कोण है? तो निम्न में, अब अगला मेरा, इनमें से किस अणु में सर्वाधिक बंध कोण है? अगर हम सर्वाधिक बंध कोण देखेंगे तो देखो ये सभी के सभी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, AS है, ये सभी एक ही ग्रुप से है और ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि साइज बढ़ रहा है। देखो साइज बढ़ने के साथ हमेशा बॉन्ड एंगल घटता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होना चाहिए, क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सबके अंदर संकरण सेम है, इसलिए बॉन्ड एंगल NH3 के अंदर सबसे ज़्यादा है। BeF2 को अणु रेखीय संरचना वाला होता है। इसके बनने में प्रयुक्त संकरण सबको पता है यार, sp संकरण होगा। जल के अणु में HOH बंध कोण होता है, सबको पता है, ये भी अभी आया था। CCl4 में C और Cl के बीच का जो कोण है वो कितना होता है? 109, चूँकि sp3 संकरण आएगा तो 109 डिग्री 28 मिनट है। फ्लोरीन अणु के बनने में बंध होता है, PP अतिव्यापन होगा। फ्लोरीन में p ऑर्बिटल होता है, दूसरा फ्लोरीन में p ऑर्बिटल होगा, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेंगे, PP ऑर्बिटल करेंगे। तो रासायनिक बंध बनने के साथ होती है, रासायनिक बंध बनने के साथ होती है, ऊर्जा में कमी होती है या ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, या ऊर्जा में न तो बढ़ोतरी होती है या न कमी होती है। तो बताएं आप, इसका सोचें, दिमाग लगाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऊर्जा में कमी होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा में क्या होती है? कमी, चूँकि ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा में कमी आएगी। XeF6 अणु में Xe का संकरण क्या होगा? सबको पता होना चाहिए कितना होता है। XeF6 के अंदर अगर आप संकरण निकालने जाएंगे तो निकालिए 8, और इसका कितना है? फ्लोरीन की बात करें तो 742, दैट इज 50। 8 से देखेंगे तो 8 छिंगे 48, बचे 2, 1, तो sp3d3 संकरण आ जाएगा। कितना आएगा? sp3d3 संकरण निकालेंगे। ठीक है, और CO2 में C का संकरण है। CO2 में C का संकरण सबको पता होना चाहिए, ये बात। sp संकरण है, पहले से चली आ रही है। N2 अणु के बंध निर्माण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंध निर्माण में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रयुक्त हो रहे हैं? 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए भाई? नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। आणविक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो किसका है भाई ये? आणविक ऑर्बिटल में देखो, सबसे पहले 1s की ऊर्जा कम होती है तो ये 1s में आ जाएगा, फिर सिग्मा स्टार की, फिर 2s, फिर 2s सिग्मा स्टार की, बिल्कुल सही है। एंड देन 2p, फिर पाई 2p, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, बिल्कुल। आंसर C इज द राइट आंसर। C इज द राइट आंसर। ओके, बंद क्रम में ये हमारा MOT से भाई, MOT वाला पोर्शन देखना आप, नीचे सबसे नीचे इसकी एनर्जी आती है, अगर आप देखेंगे तो इनकी एनर्जी सबसे नीचे आती है S ऑर्बिटल की, ये वाले इस कहानी से है। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। अब बंद क्रम निकालने में इनकी बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? यही आएगा। द्विपरमाणुक अणु का स्थायित्व निर्भर करता है। द्विपरमाणुक अणु का स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? आयनों की चालकता पे या ऊर्जा पर, उसकी वियोजन ऊर्जा पर। आंसर क्या आएगा? उसकी वियोजन, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 का बंध क्रम होता है। अगर हाइड्रोजन के बंध क्रम की बात करें सबको पता होना चाहिए, 1 होता है, H के बीच में और दूसरे H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा। अगर कोई आपसे हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा पूछे तो कितनी होनी चाहिए? 458 केजे पर मोल। कितना होना चाहिए? 458 केजे पर मोल। H2 अणु में आबंध की लंबाई है। अगर H2 अणु में आपको आबंध की लंबाई पूछ लेगा तो क्या होगा? बताओ भाई। 0.74 एंगस्ट्रॉन होती है। N2 अणु का आणविक विन्यास। अगर N2 अणु का आणविक विन्यास पूछ रहा है तो वो क्या होगा? देखो ये 2s², ये तो कुछ भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा। N2 अणु में बंध क्रम 3 होता है, सबको पता है, N111। N2 अणु का गुण होता है कैसा? N2 अणु का जो गुण होता है वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। क्लियर है? ठीक है। समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु ऑक्सीजन O2 का आणविक विन्यास। समनाभिकीय क्या कह रहा है भाई? वो आपसे कह रहा है समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु। भाई इसका अगर आप O2 का MOT स्ट्रक्चर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये तो खैर क्या ही आएंगे। O2 अणु का बंध क्रम सबको पता है 2 होता है। विषम नाभिकीय अणु CO का आणविक विन्यास, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? ए होना चाहिए। CO अणु में सहसंयोजी बंधों की संख्या इसकी होती है 3। ठीक है, कितनी होती है CO में? 3। ये भी ट्रिक है मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर के लिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक्स आपको पक्का ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें से, बॉन्ड ऑर्डर में से ही बहुत पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन जरूर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगला है 76 NO। NO अणु का आणविक विन्यास होता है K2S2 या स्टार। ये तो नहीं होगा क्योंकि P आ रहा है तो और भी आने चाहिए ना, 2p5 वगैरह। तो आंसर सी में दिख रहा है हमारा। ठीक है। NO अणु की बंध कोटि। NO अणु की बंध कोटि कितनी है? ये NO अणु की बंध कोटि तो आनी चाहिए 2.5। कितनी होती है? 2.5। तो ये आपका 2.5 है ये। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। NO अणु का गुण होता है, देखो जितने भी हमारे नाइट्रोजन के होते हैं ये विषम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इनका क्या है? अनुचुंबकीय गुण आता है। इनका गुण कैसा आता है? अनुचुंबकीय गुण आता है। याद रखना भाई। डाइबोरॉन के लिए हाइड्रोजन सेतु संरचना किसे प्रस्तावित की थी? हेडबर्ग और स्कोमेकर ने की थी। ठीक है, उसके बाद डाइबोरॉन अणु की सूत्र क्या होता है? B2S6 होता है। B2S6 होता है। डाइबोरॉन अणु के हाइड्रोजन सेतु का समर्थन मिलता है। अगर डाइबोरॉन अणु की बात करें तो इसके अंदर जो सेतु होता है, यानी कि जो मेरे पास कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो इस सेतु का जो समर्थन की बात कर रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है डाइबोरेन की, वो उसका जो समर्थन है वो कहाँ से मिलता है ये बात कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? NMR से। इसका NMR निकाला जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइबोरेन में 4 BH बंध कोण होते हैं। तो एक होता है 1.19 एंगस्ट्रॉन का, दूसरा कितना होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन का। ये बंध कोण नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, दो हमारे पास इस तरह से होते हैं। इसमें बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, बॉन्ड डिस्टेंस की, बंध डिस्टेंस, दूरी, उसकी बात कर रहा है। तो बोरोन के संकरण में बनते हैं। अगर मैं बोरोन के संकरण की बात करूंगा तो बोरोन के संकरण में क्या होता है भाई? बताओ। मेरे पास पूछ रहा है कि बताओ 2 sp3 का एवं एक खाली संकरित ऑर्बिटल बनता है क्या इसके अंदर? बोलो भाई। या 3 sp3 संकरित ऑर्बिटल होता है क्या? 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल और जिसमें एक खाली होता है। तो ये होना चाहिए आंसर सी। ठीक है, और संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर Fe(F6) अणु की ज्यामिति कैसी हुई? F6 दिख रहा है तो चारों तरफ लगाएंगे तो अष्टफली के रूप में आएगा। और तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा तो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर O2 अणु की होती है एकल परमाणु, द्विपरमाणु
या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय होती है क्योंकि इसके जो मेरे पास पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py होते हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अनुचुंबकीय प्रकृति है। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो निम्नलिखित में किस अणु की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है? तो PCl5 ऐसा है जिसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। निम्नलिखित किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध है? तो भाई किसके अंदर होगा? PH3 इन सब के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन इतनी नहीं है, HF के अंदर मिलेगा। जल में विलेय यौगिक है, जल में कौन सा विलेय है? इनमें से अगर आप देखेंगे तो जल में विलेय यौगिक आपको मिलेगा जरूर, तो वो है हमारा B C2H5OH, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी तो आसानी से विलेय हो जाएगा। निम्न में किसका क्वथनांक अधिक है? देखो किसका क्वथनांक इसमें सबसे अधिक है, तो ये तो यही पता करेगा कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी उसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा। सही है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इस पे और बात करूं तो ये तो आयनिक है, तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इसका आंसर आएगा B, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक है। आयनिक यौगिक का सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है। कौन सा अणु sp2 संकरण से बना है? अगर हम कौन से अणु की इनमें से बात करें तो कौन सा sp2 से संकरण से बना है? वो है BCl3। सबसे कम आयनिक लक्षण किसका है? सबसे कम आयनिक लक्षण अगर आप देखेंगे इनके अंदर तो वो है, साइज़ के ऊपर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो Mg का साइज़ छोटा है भाई, मेटल का साइज़ जितना छोटा होगा भाई। ये चीज़ आपने एक चीज़ यहाँ समझनी है कि यहाँ फैजान्स रूल है। फैजान्स रूल आप पढ़ के जाइएगा जरूर, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। फैजान्स रूल में जो मेटल का जो साइज़ होता है, जितना ज़्यादा अगर कम होगा तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, उतना ही कम आयनिक लक्षण होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? D। अब sp संकरित कक्षक में होता है, तो sp संकरित कक्षक में जो S करैक्टर होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग 50% मिलेगा आपको इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे अधिक आयनिक गुण है, सबसे अधिक आयनिक गुण पे आपसे बात करा तो यहाँ पर Ag के आप अगर देखेंगे तो Ag सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो Ag के मतलब सबके अंदर Ag सेम है, ठीक है, लेकिन ये I, ये Cl, ये Br, ये Cl, यहाँ पर Au आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि मतलब इसमें आयनिक करैक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, तो AgI होना चाहिए। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो AgI होना चाहिए, जिसमें आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। निम्न में किस अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? किस अणु में नहीं है ये पूछ रहा है। तो BF3 ऐसा है जिसके अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। VSEPR थ्योरी सिद्धांत का योगदान निम्न किस अणु में है? देखो जिनके अंदर आपको लोन पेयर दिखेगा, आयनिक में तो मिलेगा नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, तो आंसर इसके अंदर लोन पेयर है। तो आंसर क्या आएगा? H2O के अणु की आकृति बताने के लिए है VSEPR थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रेखीय है? तो BeCl2 रेखीय है, ठीक है, C2H2 भी रेखीय है, CO2 भी रेखीय है। तो इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, CO3 के लिए सही सूत्र है। अगर आप CO3 को देखेंगे तो CO3 में सही सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा ये। निम्न में किसका गलनांक सबसे कम है? देखो ये भी फैजान्स रूल से है, जिसके अंदर करैक्टर क्या कहते हैं उसको, आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसका गलनांक सबसे कम होगा। तो जिन पर साइज में, अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल पर जितना ज़्यादा साइज, जितना कम साइज होगा उसको कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा रखेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव में मेटल पर वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर रखेगा, वो है B। निम्न में से कौन सा अधिक सहसंयोजकीय है? मतलब किसके अंदर कोवलेंट करैक्टर मिल रहा है, सहसंयोजकीय यौगिक दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या देखना पड़ता है, मेटल का साइज
छोटा देखना पड़ता है। और देखो सबके अंदर CL है, तो आप मेटल का साइज़ देख लीजिए, बस आपका काम हो जाना है। तो LiCl में तो Li का साइज़ सबसे छोटा है। निम्न में से किस अणु की ज्यामिति नियमित होती है? अब आपसे पूछ रहा है कि किस अणु की जो ज्यामिति होती है वो कैसी है, नियमित होती है। वो है हमारे पास बी, टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू आज के लिए। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह से ही वीडियो बनाए गए लाते रहेंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाएं, न्यू है चैनल पे।